मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी को अपने YouTube चैनल दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों यदि आप बीपीएससी 4.0 यदि क्वालिफाई होना चाहते हैं तो साथियों आज का क्लास बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। अब आज का क्लास ने मित्रों जितने भी हम क्लास आपको लेंगे उसमें सभी के सभी क्लास मित्रों वर्तमान समय में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल रहेगा। इससे फायदा आपको यह है कि आज के 10 साल पहले का यदि प्रीवियस ईयर मित्रों यदि आपको क्वेश्चन हम देते हैं तो 100% मित्रों आपको यह पता चलेगा कि आपको तैयारी किस बेस पर करना है। नहीं, अतः दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे कांटेक्ट करें। बहुत जल्द आपको जो है से बहुत कम समय में मित्रों जो है से आपको ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जैसे कि ये स्टेट में पूरे बिहार भर में सबसे अधिक रिजल्ट देने वाली मेरी संस्था है और हाईएस्ट नंबर उठाने वाला भी मेरा ही लड़का है। अतः आप भी इसका भागीदारी बन सकते हैं। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है कि जो डिस्प्ले पर नंबर आ रहा है उससे आप मेरे से कांटेक्ट करें। आपको बहुत जल्द जैसे मित्रों पीडीएफ विथ बुक विथ लिंक मतलब संपूर्ण चीज आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी में मित्रों आप क्वालिफाई होने के लिए हम 100% आपको वादा करते हैं कि 100% आपको मटेरियल देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों आज का पहला प्रश्न बारीकी से क्लियर कीजिएगा। संगीत में मध्य ठीक है शब्द की संज्ञा किसके प्रयोग में दी गई है? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है और बीपीएससी में तो यह प्रश्न पूछा हुआ है। अब ऐसे तो हम बिफोर बोल दिए कि जितने भी प्रश्न आपके पास लाएंगे अभी वर्तमान समय प्रीवियस ईयर ही प्रश्न चल रहे हैं। संगीत में मध्य शब्द की संज्ञा किसके प्रयोग में दी गई है? ए में आपका ऑप्शन है स्वर, बी में वाद्य है, सी में लय है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और डी में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि संगीत में मध्य शब्द की संज्ञा किसके प्रयोग में दी गई है? तो मित्रों ध्यान आपको देना है कि बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो मित्रों लय में ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न साथियों इनमें से कौन सा थाट जनक राग का है? फट से बताइए कि इनमें से कौन सा थाट जनक राग का है? ए में आपका बिलावल है, बी में देशकर है, सी में बिहाग है, डी मित्र उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि इनमें से कौन सा थाट जनक राग का है? तो मित्रों बताते चले कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, इसी तरीके से कमेंट्स में आंसर दीजिए और जो भी आपके सगे संबंधित है उनको यह वीडियो फटाफट शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जैसे जुड़ सकें और सभी लोग पढ़ सकें। ठीक है, फट से जैसे लिंक आपके पास जाता है ग्रुप में या नोटिफिकेशन के माध्यम से अपने स्टेटस पर जरूर लगा दिया कीजिए और अपने सगे संबंधित को जरूर भेज दें। पर्सनली वीडियो बना करके जब हम भेजें उसको फट से शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़े। तो इनमें से कौन सा थाट जनक राग का है? तो मित्रों बिलावल थाट जैसे जनक राग बोला जाता है। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। औड़ो औड़ो जाति की कितनी संख्या होती है? औड़ो औड़ो जाति की कितनी संख्या होती है? मित्रों 4 है, 5 है, 3 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि औड़ो औड़ो जाति की कितनी संख्या होती है? तो मित्रों 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। औड़ो औड़ो जाति की कितनी संख्या मतलब स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अति प्राचीन काल से क्या तात्पर्य है? फट से मित्रों बताइए कि अति प्राचीन काल से क्या तात्पर्य है? ए में आपका है मुस्लिम काल, बी में मध्यकाल, सी में वैदिक काल, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न आपको पास आए हैं। अतः आप मित्रों प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करें और निरंतर अग्रसर आगे की ओर बढ़ें। नहीं, यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अभी तक यदि इसे शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि सभी लोग पढ़ सके। तो अति प्राचीन काल से क्या तात्पर्य है? तो मित्रों ऑप्शन नंबर सी वैदिक काल। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग कमेंट्स में आंसर देते रहिए। राग रागनी वर्गीकरण, राग रागनी वर्गीकरण ठीक है किस काल में पाया जाता है? फट से मित्रों बताइए
राग रागनी वर्गीकरण किस काल में पाया जाता है? मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण। मित्रों ए में आपका ऑप्शन है वैदिक काल, बी में है प्राचीन काल, सी में मुस्लिम काल, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि राग रागनी वर्गीकरण किस काल में पाया जाता है? तो मित्रों बताते चलें कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब मित्रों आपको कमेंट्स में बताना है कि राग रागनी वर्गीकरण किस काल में मित्रों पाया जाता है। तो मित्रों पाया जाता था होगा, पाया जाता है, जिसके कारण जैसे मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि इनमें से तत्ववाद्य कौन सा है? ए में आपका सितार है, बी में तबला है, सी में शंख है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि इनमें से तत्ववाद्य कौन सा है? तो मित्रों सितार है, तबला है, शंख है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर डालिए कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि तत्ववाद माने इनमें से सितार जो है तत्ववाद के अंतर्गत आता है। अब तत्ववाद बोलते हैं किसको, इस पर हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे। वैसे वाद है जिसमें वायर मतलब तार के माध्यम से उसे ध्वनि उत्पादन के उसमें तार लगा हुआ रहता है, उसे मित्रों सितार बोलते हैं, सॉरी तत्ववाद बोलते हैं। तो सितार में कितने वायर होते हैं, कितने तार होते हैं, ये आप कमेंट से बताइए। ठीक है, क्योंकि हम जब ए स्टडी का क्लास ले रहे थे उसमें बताए थे कि सितार में कितने वायर होते हैं, कितने तार होते हैं। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वाद्यों की जननी किसे कहा गया है? मतलब सभी वाद्यों की जननी जैसे किस वाद्य को मित्रों माना गया है? ए में आपका सारंगी है, बी में बीना है, सी में सितार है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि वाद्यों की जननी किसे कहा गया है? तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वाद्यों की जननी किसे कहा गया, कौन से वाद्य यंत्र को कहा गया है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, अतः मित्रों आप जरूर बताइए। तो मित्रों वाद्यों की जो जननी माना गया है, ऑप्शन नंबर बी बीना को माना गया है। अब सभी वाद्यों को माँ भी इसको बोला जाता है, जैसे पूछा हुआ प्रश्न है क्योंकि सभी वाद्यों की माँ किसको बोला जाता है? तो बीना को, मतलब जननी वही होता है, माँ है। ठीक है, तो बहुत विभिन्न तरीका का आपको घुमा करके प्रश्न को करेगा। आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। कितनों भी पेशी घुमा दे, हम वादा आपको करते हैं कि हम उसको घुमा देंगे, आपको कोई मतलब भटकना नहीं पड़ेगा। वात शब्द किस धातु से बना है? ए में आपका वात है, बी में वध है, सी में वधत है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि वाद्य शब्द किस धातु से बना है? मित्रों पांचों को पांचों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसी तरीका से 5 ऑप्शन आपको बीपीएससी में भी पूछे जाएंगे। तो वाद शब्द की धातु किससे बना है? तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वात से, मतलब एपल आंसर हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ख्याल क्या है? फट से बताइए ख्याल क्या है? ए में आपका गायन है, बी में ताल है, सी में आवर्तन है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से साथियों बताइए कि ख्याल क्या है? तो मित्रों बताते चलें कि ख्याल जो है साथियों आवर्तन है। ठीक है, क्या आंसर सही है? नहीं, यही तो ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है, समझे। ख्याल जो है मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से, ख्याल जैसे ताल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा। तो क्या ये भी आंसर सही है? हम लिख तो दे डिस्प्ले पर, देखिए आपको ध्यान करने की जरूरत है, इसलिए ऐसे प्रश्न आपके पास कंफ्यूज करके आंसर बता रहे हैं। पहले आवर्तन बताए भी गलत है, ताल बताए भी गलत है, मगर रियल इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट्स में जरूर। तो ख्याल जो है मित्रों रियलिटी बात बता देते हैं आपको है कि ख्याल जैसे साथियों गायन के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? गायन है। एपल आंसर इसका सही है। नहीं, ख्याल हो गया, ध्रुपद हो गया, सब क्या है? तो गायन है। इस प्रकार मित्रों बी आंसर इसका क्या है? गलत है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि तराना क्या है? फट से मित्रों बताइए कि तराना क्या है? ए में आपका वादन का प्रकार है, बी में ख्याल का प्रकार है, सी में टप्पा का प्रकार है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से साथियों बताइए कि तराना क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। साथियों बताते चलें कि फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए
कि तराना क्या है, तो मित्रों बताते चले कि तराना जो है ख्याल का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों आप पैकेज जितना जल्द हो सके परचेज कर लीजिए, ताकि समय आपके पास कम है। गायन के किस विद्या में तानसेन प्रवीण थे, फट से मित्रों बताइए कि गायन के किस विद्या में तानसेन प्रवीण थे। ए में आपका ख्याल है, बी में ध्रुपद है, सी में तराना है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि गायन के किस विद्या में तानसेन प्रवीण थे। तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ध्रुपद विद्या में। किसमें, ध्रुपद विद्या। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों क्या है, सही है। ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में कितनी जातियां हैं, फट से मित्रों बताइए कि दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में कितनी जातियां हैं। ए में आपका 7 है, बी में 14 है, सी में 5 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में कितनी जातियां हैं। तो साथियों बताते चलें कि दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में जैसे कुल 5 जातियां हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निबंध गान के कितने प्रकार हैं। फट से मित्रों बताइए कि निबंध गान के कितने प्रकार हैं। ए में आपका 3 है, बी में 7 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि निबंध गान के कितने प्रकार हैं। नहीं तो मित्रों बताते चलें कि 14 नंबर प्रश्न का मित्रों कमेंट्स में आपको जरूर आंसर देना चाहिए कि निबंध गान के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों निबंध गान के कुल आपका 3 प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही आंसर है। साथियों अगला प्रश्न आपका है, धातु शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। ठीक है, धातु शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। ए में आलाप में, बी में राग में, सी में जाति में, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि धातु शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए कि धातु शब्द का प्रयोग जैसे कहाँ हुआ है। तो मित्रों फट से बताइए कि धातु शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो मित्रों बताते चले कि धातु शब्द का जो प्रयोग हुआ है इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, साथियों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब इनमें से जब धातु शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ तो इनमें से कोई नहीं आंसर। इसका रियल आंसर होगा क्या, स्वर, ताल और पद इन तीनों का समावेश प्रबंध में मिलता है। स्वर, ताल और पद इन तीनों का समावेश जो है मित्रों जैसे प्रबंध ताल में मिलता है, इसलिए स्वर, ताल एवं शब्द से युक्त रचना को प्रबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। ठीक है साथियों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, प्रबंध में कितने धातु होते हैं। ठीक है, प्रबंध में कितने धातु हैं, फट से बताइए। पांचों का पांचों ऑप्शन में तो आपके सामने जैसे प्रस्तुत कर दिया गया है कि प्रबंध में कितने धातु होते हैं। ए में आपका 3 है, बी में 5 है, सी में आपका जैसे 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि प्रबंध में जैसे कितने धातु होते हैं। साथियों बताते चले कि प्रबंध में कुल जो है 5 धातु होते हैं। कितने धातु होते हैं, 5। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर क्या है, सही है। नहीं तो 5 धातु जब होते हैं तो पांचों धातु का आप नाम जानिए। ठीक है, पहला नोट कीजिएगा। ठीक है, जब भी क्लास को ज्वाइन कीजिए तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए। ठीक है, उद्गाह पहला है, दूसरा ध्रुव, तीसरा का मित्रों जैसे मिलापक है, चौथा नंबर आपका अंतरा है और पांचवा आपका अभोग है। फिर से लिखिए। ठीक है, पहला आपका उद्गाह, दूसरा का नंबर धातु जैसे ध्रुव है और तीसरा का धातु आपका मिलापक है, 4 नंबर का धातु मित्रों आपका अंतरा है और 5 नंबर का धातु आपका अभोग है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों बी आंसर हमारा क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, षडज व पंचम में आरोह क्रम में कितनी श्रुतियों का अंतर होता है। षडज व पंचम में आरोह क्रम में कितनी श्रुतियों का अंतर होता है। ए में 11 है, बी में 13 है, सी में 15 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए षडज व पंचम में
ठीक है, आरोह क्रम में कितनी श्रुतियों का अंतर होता है? तो मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है कि 13 आंसर हमारा क्या है, सही है, नहीं? ठीक है साथियों, मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि तिलवाड़ा ताल में क्या गाया जाता है? तिलवाड़ा ताल में क्या गाया जाता है? मित्रों फट से बताइए, क्योंकि बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि तिलवाड़ा ताल में क्या गाया जाता है? ध्रुपद, ठुमरी, छोटा ख्याल, उपयुक्त में से एक से अधिक, या डी में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट से बताइए कि तिलवाड़ा ताल में जैसे मित्रों क्या गाया जाता है? तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। साथ ही बताते चलें कि तिलवाड़ा ताल में मित्रों जैसे छोटा ख्याल का बड़ा ख्याल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा? ई, नहीं? अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। आफ्ताबे मौसी की उपाधि दी गई, माने आफ्ताबे मौसी की उपाधि मित्रों किसको मिला है? ए में आपका फयाज खां है, बी में हाफिज अली है, सी में मित्रों भरत साहब है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि आफ्ताबे मौसी की उपाधि किसे दी गई है? मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो साथियों बताते चलें कि आफ्ताबे मौसी का जो मित्रों प्रयोग किया, जैसे उपाधि मिला है फयाज खां को, इनको मिला है फयाज खां को। एपल आंसर हमारा क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि मंद्र सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? फट से मित्रों बताइए कि मंद्र सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? ए में आपका छाती है, बी में कंठ है, सी में हाथ है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि मंद्र सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। साथियों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा छाती से। ऑप्शन नंबर एपल आंसर हमारा सही है, नहीं? मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। मंद्र सप्तक की ध्वनि मध्य सप्तक की ध्वनि से धीमी होती है, जिसके कारण इसका स्थान कहाँ दिया गया है? छाती दिया गया है। ठीक है, याद रखना है कि मंद्र सप्तक की ध्वनि मध्य सप्तक की ध्वनि से क्या होता है? धीमी होती है, जिसके कारण इस ध्वनि को कहाँ रखा गया है? तो छाती में स्थान मित्रों दिया गया है। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ख्याल के कितने प्रकार है? फट से बताइए, ख्याल के कितने प्रकार है? यदि मित्रों यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो हमको बहुत दुख होगा। ठीक है, ख्याल के कितने प्रकार हैं? ए में आपका 3 है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। और मित्रों अभी तक यदि इस वीडियो को आप नहीं शेयर किए हैं तो अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दें। ठीक है, ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग निरंतर आगे की ओर बढ़ सके, नहीं? क्योंकि वो अपने स्टेटस पर भी डाल दिया कीजिए ताकि सभी को सूचना मिल सके कि महाराष्ट्र के द्वारा बीपीएससी 4.0 का बहुत ही बेहतरीन पैकेज तैयार किया गया है, जो आपके एग्जाम में 100% टैली करेंगे। तो ख्याल के कितने प्रकार हैं? तो साथियों बताते चलें कि ख्याल के जो है मित्रों आपका 2 प्रकार हैं। अब दोनों का नाम सुनिएगा ध्यान से। ख्याल के 2 प्रकार है, एक का नाम मित्रों विलंबित ख्याल और दूसरा का नाम है द्रुत ख्याल, नहीं? ठीक है, विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल याद रहेगा, नोट कीजिए। ख्याल के कितने प्रकार है? तो 2 प्रकार है। पहला आप लिखिए विलंबित और दूसरा का लिखिए द्रुत। विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल। अब मित्रों हम लोग यह जानेंगे कि विलंबित ख्याल किसको बोला गया। ठीक है, यह विलंबित लय में गाया जाता है, इसलिए इसे विलंबित ख्याल जैसे कहा जाता है, मतलब इसमें समय ज्यादा लगता है। जबकि द्रुत ख्याल मित्रों स्वयं नाम से स्पष्ट है कि यह गति से मित्रों मतलब छोटा ख्याल, यह बहुत तेजी से इसको गाया जाता है, इसलिए इसको द्रुत बोला गया। द्रुत मतलब होता ही है तेजी से, गति से, और विलंबित मतलब होता है लेट से। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है ठुमरी क्या है? बताइए ठुमरी क्या है? गीत है, गजल है, भजन है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि ठुमरी क्या है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर देते रहिए कि ठुमरी आखिर है क्या? गीत है, गजल है, भजन है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि ठुमरी क्या है। तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। साथियों ठुमरी जो है मित्रों गीत है। क्या है? गीत।
ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, ठुमरी जो है मित्रों गीत के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिससे राग की शुद्धता की तुलना में भाव सौंदर्य और अधिक महत्व दिया जाता है। इसकी प्रकृति ख्याल की तुलना में चपल होती है, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन है। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ इनमें से कौन है। मतंग साहब, बी में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, सी में पंडित विष्णु दिगंबर भारत खंडे साहब, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ इनमें से कौन से हैं। तो मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर तो आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। तो मित्रों ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ जैसे स्वर्गीय पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है साथियों, सही है। मित्रों इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब का जो जन्म हुआ था 1872 में हुआ था। कब हुआ था, 1872 ईस्वी मित्रों हुआ था, ठीक है। छोटा डेट यदि पूछेगा तो 18 अगस्त है, 18 अगस्त, ठीक है, 1872। और यदि कभी कभी मित्रों क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए ये भी पूछ जाते कि किस दिन हुआ था, तो श्रावण पूर्णिमा का दिन हुआ था। किस दिन हुआ था, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब का जन्म जो है 18 अगस्त 1872 ईस्वी में मित्रों, ठीक है, श्रावण पूर्णिमा के दिन मित्रों हुआ था। उसका स्थान का नाम था, आपको तत्कालीन स्थान था मित्रों कुदरुंदवाड़, ठीक है, और रियासत के नाम से मित्रों ऐसे फिलहाल में अभी बेलगांव के नाम से जाना जाता है, बेलगांव, ठीक है। ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिगंबर का जन्म 1872 ईस्वी में, वर्तमान समय बेलगांव आपको देगा, ठीक है, तो बेलगांव आपको टिक आउट करना पड़ेगा साथियों। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन है, फट से बताइए। गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन है मित्रों, बताते चलें। ए में आपका है मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी में मित्रों पंडित विष्णु दिगंबर भारत खंडे, तो कोई नाम ही नहीं है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर नाम था, पंडित विष्णु दिगंबर भारत खंडे। डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चलें कि गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक जैसे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, रियल आंसर होगा क्या, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। भारत खंडे नहीं इसमें लगा हुआ, ठीक है, भारत खंडे साहब अलग संगीत के विद्वान है। तो गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। ऑप्शन नंबर ई हमारा साथियों क्या है, सही है। इसको भी याद रख सकते हैं, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर इसमें जोड़ दीजिए, तब जाकर के सही होगा, क्योंकि इसमें क्या जोड़ा गया है, भारत खंडे जोड़ दिया गया, पलुस्कर साहब, ठीक है। इस प्रकार साथियों यदि इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें। अनुबंध गान के कितने प्रकार हैं, ए में आपका 3 है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पंडित विष्णु दिगंबर का जो है अनुबंध गान के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों बताते चले कि अनुबंध गान के मित्रों कुल जो है से कितने प्रकार है, कमेंट से फटाफट दीजिए, सूतल नहीं रही या फिर इंतजार नहीं करेगी अगला व्यक्ति आंसर देती तब हम आंसर देंगे, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन ब्लैंक से आता है डिस्प्ले पर तो फट से टूट पड़े, हमको आंसर देना है तो देना है, गलती से डरने की जरूरत नहीं है। गलती उसी से हो सकता है जिसमें सुधारने की, याद करने की क्षमता हो। जो कायर है उसे गलती होवे नहीं करेगा, क्योंकि लड़वे नहीं करेगा तो उससे कहां से गलती होगा, नहीं। तो अनुबंध के कितने प्रकार है, तो कुल 4 प्रकार है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है, सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, कौन कौन है ये आपको बतला दे रहे हैं, ठीक है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, चारों कौन कौन है इस पर आपको केयर करना, ठीक है। बोल रहे हैं आप नोट कीजिए, जब भी पढ़िए तो कॉपी पेन कलम ले करके बैठिए। पहला मित्रों जैसे 4 प्रकार में पहला प्रकार का नाम है, ठीक है, राग आलाप। पहला क्या है, राग आलाप। दूसरा का मित्रों नाम है रूपक आलाप, और तीसरा का मित्रों नाम है अल्पतगान, ठीक है। और चौथा प्रकार का मित्रों जो नाम है आलाप ही है। चौथा क्या है, आलाप ही है। इस प्रकार मित्रों जैसे चारों का नाम आपको बता दिए, चारों आप जरूर नोट किया कीजिए, ठीक है।
इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है जो कि बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि रागों की उपजातियों की कितनी संख्या है। फिर से बताइए, रागों की उपजातियों की कितनी संख्या है। ए में आपका 3 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। कमेंट्स में जरूर बताइए कि रागों की उपजातियों की संख्या कितनी है। मित्रों बताते चलो कि रागों की उपजातियों की संख्या कुल आपका 6 है। 6 को नाम आप नोट कीजिए, ठीक है। जब भी पढ़ा कीजिए तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए और रिलैक्स मोड में मित्रों पढ़े, बहुत कुछ बता देंगे, ठीक है। संपूर्ण चीज डिस्प्ले पे जैसे प्ले करना संभव नहीं होता है, अतः आप कॉपी कलम लेकर के ही बैठे। तो रागों की उपजातियों की संख्या कितनी है, तो मित्रों 6 है। 6 का नाम सुनिएगा। पहला है संपूर्ण साडव, नोट कीजिए, पहला संपूर्ण साडव, दूसरा है मित्रों आपका संपूर्ण आडव, और तीसरा आपका है साडव संपूर्ण, चौथा नंबर मित्रों साडव ऑडव, और 5वां नंबर में आपका ऑडव संपूर्ण, और 6ठा नंबर में आपको ऑडव सौडव, ठीक है, ऑडव और साडव। तो यह 6 जो मित्रों रागों की उपजातियां थी, 6 का 6 का नाम भी बता दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट भी कर लिए होंगे। यदि आप नोट नहीं कर पाए तो जब क्लास खत्म हो जाए तो वीडियो पुनः प्ले कर करके आप इसको पुनः बारीकी से कलम किताब लेकर के बैठिए और कमेंट्स में आंसर दीजिए। इस प्रकार मित्रों इसका आंसर सी क्या है, सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा, नाद के कितने लक्षण बताए गए हैं। अब आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में देना चाहिए कि नहीं, और इतने बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जा रहा है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को स्टडी ग्रुप में और अपने स्टेटस पर जरूर लगाइए ताकि सभी लोग पढ़ सके। साथियों नेक काम कीजिए, भला का काम कीजिए। नाद के कितने लक्षण बताए गए हैं, 4 है, 7 है, 3 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाद के कितने प्रकार है मित्रों, तो नाद के कुल 3 प्रकार है। कितने प्रकार है, 3 प्रकार है, ठीक है। साथियों तीनों का नाम आपको जानना अति आवश्यक है कि नाद के कुल कितने स्वर लक्षण हैं। तो नाद के कुल मित्रों 3 लक्षण है, तीनों का नाम आप नोट कीजिए। पहला आपका मित्रों तारता, क्या है, तारता, इसको इंग्लिश में पिच बोलते हैं, PITCH, नोट कीजिए। पहला आपका क्या है, तारता है, मतलब पिच इंग्लिश में बोलते हैं। और यदि इसको शुद्ध हिंदी में यदि ऑप्शन इसको डिस्टरबेंस करना रहेगा तो लिखेगा नाद का ऊंचा नीचा होना। पहला क्या है, नाद का ऊंचा नीचा होना, ब्रैकेट में आप तारता लिख लीजिए। दूसरा नंबर मित्रों है तीव्रता, इंटेंसिटी, ठीक है। तीव्रता का अर्थ मित्रों होता है नाद का छोटा बड़ा होना, ठीक है। दूसरा का क्या है, तीव्रता है। इसको और क्या देगा कंफ्यूज करने के लिए, नाद का छोटा बड़ा होना, इसे मित्रों लक्षण है। और तीसरा का जो मित्रों आपका है जाति है, मतलब टिम्बर, नाद का गुण। और किसको क्या लिखेगा, नाद का गुण, मतलब तीनों को पुनः नोट कीजिए। तारता अर्थात नाद का ऊंचा नीचा होना, तीव्रता अर्थात नाद का छोटा बड़ा होना, जाति अर्थात नाद का गुण। इस प्रकार मित्रों सी आंसर हमारा क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, किस स्वर को स्वरों का राजा कहा गया है। किस स्वर को राजा कहा गया है। ए में आपका वादी है, बी में संवादी है, सी में विवादी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फिर से बताइए कि किस स्वर को राजा कहा गया है। मित्रों यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो मित्रों बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। मित्रों किस स्वर को स्वरों का राजा कहा गया है, तो मित्रों बताते चले कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा वादी स्वर को मित्रों स्वरों का राजा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही है। नहीं, राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर कहलाता है। राग के अन्य स्वर की अपेक्षा जैसे इसका ठहराव अधिक होता है, जिसके कारण इसे जैसे स्वरों का राजा बोला गया है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, धमार क्या है, फट से बताइए। धमार मित्रों क्या है, गीत है, गजल है, भजन है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि धमार क्या है। तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा धमार। जैसे मित्रों एक गीत का प्राचीन प्रकार है, गीत का बहुत ही प्राचीन प्रकार है, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है, ठीक है।
इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि पंजाबी भाषा के गीत कौन सी है। ए में आपका ध्रुपद है, बी में धमार है, सी में टप्पा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पंजाबी भाषा के गीत कौन सा है। तो मित्रों ध्रुपद, धमार या टप्पा। तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपको जरूर बताना चाहिए, क्योंकि मित्रों इस ट्रिक का क्लास लेते समय बहुत बार बता चुके हैं। तो मित्रों इसका आंसर क्या है, सी नंबर, मतलब ऑप्शन सी टप्पा 100% मित्रों सही है। मित्रों इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। टप्पा गीत का मित्रों वह प्रकार है जिसका शब्द अधिकतर पंजाबी भाषा के होता है, ठीक है, जिसकी प्रकृति जैसे बहुत चपल होती है। इसकी गायन शैली गीत के अन्य प्रकारों से बिल्कुल भिन्न होती है, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, गीतम वादम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते किस ग्रंथ में कहा गया है। मित्रों इस स्टेट में सारे प्रश्न का आंसर आपको हम बताए हैं। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते किस ग्रंथ में मित्रों कहा गया है। ए में आपका संगीत राज है, बी में संगीत रत्नाकर है, सी में बृहदेशी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए। 31 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों क्या होगा। साथियों बताते चलें कि 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब संगीत रत्नाकर। किसमें वर्णन है, संगीत रत्नाकर मित्रों यह श्लोक लिखा हुआ गीतम वादम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, मतलब गीत वाद्य और नृत्य को मिलाकर के क्या बनाया गया है, संगीत बनाया गया, उसे हम संगीत कहते हैं, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या है, सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक जो है पंडित सारंग देव जी हैं। कौन है, सारंग देव जी हैं। इन्होंने सारंग देव जी जो है गीतम वादम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते अर्थात गाना बजाना और नृत्य इन तीनों के सम्मिलित रूप को क्या कहा गया है, संगीत कहा गया है। ये कौन बताए, तो सारंग देव साहब कहे हैं। और संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, तो सारंग देव साहब है। नोट करते चलिए, बार बार हम बता रहे कि अब नोट जो हम डिस्क्रिप्शन बोले उसको आप सुन करके नोट किया कीजिए। राग में कितने स्वर प्रयुक्त होना चाहिए, फट से बताइए। 4, 5, 3, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि राग में कितने स्वर प्रयुक्त होना चाहिए। तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए, राग में कितने स्वर प्रयुक्त होना चाहिए। तो मित्रों राग जैसे मित्रों कम से कम एकदम कहिए तो 5 स्वर प्रयुक्त होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है कि राग में कम से कम कितने स्वर प्रयुक्त होना चाहिए, तो 5 स्वर प्रयुक्त होना चाहिए। और अधिक से अधिक मित्रों पूछेगा तो 7 आपको टिक आउट करना है। नहीं, राग में अधिक से अधिक कितने स्वर प्रयुक्त होना चाहिए, तो 7, और कम से कम कितने स्वर प्रयुक्त होना चाहिए, तो 5, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा घन वाद्य है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य है जिसको मित्रों घन वाद्य के अंतर्गत रखा गया है। मंजीरा है, हारमोनियम है, शंख है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि कौन सा घन वाद्य है। मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। मंजीरा को मित्रों घन वाद्य के अंतर्गत रखा गया है। नहीं, व्याख्या पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, आप डिस्क्रिप्शन पर जरूर आपको ध्यान देना है कि जिसमें चोट या आघात से स्वर उत्पन्न होता है उसे घन वाद्य के अंतर्गत मित्रों रखा गया है। और घन वाद्य मित्रों जैसे धातु से बना होता है। मंजीरा दोनों हाथ से बजाया जाने वाला वाद्य है। पूछ जाए कि मंजीरा जैसे कैसे बजाया जाता है, तो दोनों हाथ के सहयोग से मित्रों बजाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मंजीरा बोलते हैं। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा राग असावरी थाट का है। ए में आपका देसी है, बी में बसंत है, सी में परज है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि निम्न में से कौन सा राग असावरी थाट का है। तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए कि निम्न में से कौन सा राग असावरी थाट का है। तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा देसी राग जो है मित्रों असावरी थाट के अंतर्गत आएगा। मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। नहीं, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि रे सा ध नी सा किस राग का अंश है।
ए में आपका अंडाना है, बी में जौनपुरी है, सी में सावरी है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फिर से बताइए कि रे सा ध नि सा किस राग का अंश है। तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि रे सा ध नि सा किस राग का अंश है। तो मित्रों अंडाना राग का अंश है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा मित्रों क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। गायन संगीत के कितने मुख्य प्रकार हैं? गायन संगीत के कितने मुख्य प्रकार हैं? ए में आपका 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि गायन संगीत के कितने मुख्य प्रकार हैं। तो मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए कि गायन संगीत के मुख्य कितने प्रकार हैं। और मित्रों अभी तक यदि आप पैकेज नहीं परचेज किए हैं तो मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करके मित्रों जितना जल्द हो सके पैकेज को परचेज कर लें, ताकि मित्रों आपको बहुत जल्द आपको सही तरीका से हम तैयारी करवा सकें। ये मित्रों मेरा दोनों नंबर है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके माध्यम से मित्रों जितना जल्द हो सके आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, ताकि पैकेज जब तक आपका पास अवेलेबल नहीं रहेगा तब तक आपका रिजल्ट निकालना बहुत कठिन काम हो जाए, ठीक है। तो मित्रों गायन संगीत के कितने प्रकार हैं? तो मित्रों गायन संगीत के जैसे 2 प्रकार हैं। ऑप्शन में बी हमारा क्या है, सही है। दोनों का मित्रों नाम सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला है शास्त्रीय और भाव संगीत, ठीक है। पहला क्या है, शास्त्रीय और भाव संगीत। मित्रों ध्यान दीजिए, शास्त्रीय और भाव संगीत कहने का मतलब है कि पहला आपका हो गया शास्त्रीय, दूसरा का हो गया भाव संगीत। मित्रों अब हमको यह जानना है कि शास्त्रीय संगीत किसे कहते हैं। नोट कीजिए, शास्त्रीय संगीत किसे कहते हैं, नोट फट से कीजिए और कॉपी कलम ले कर बैठिए। हीरो बनिए मत, हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शास्त्रीय संगीत उसे कहते हैं जिसमें नियमित शास्त्र होता है और जिसमें कुछ विशिष्ट नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, उसे हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं, ठीक है। और मित्रों भाव संगीत किसको बोलते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। शास्त्रीय संगीत के समान ना कोई बंधन होता है और ना कोई उसका नियमित होता है, उसे मित्रों भाव संगीत कहते हैं। मतलब मन की इच्छा के माध्यम से मित्रों उसको गाया बजाया जाता है। इस प्रकार इसका बी आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों, राग अलहैया बिलावल का गायन समय क्या है? ए में आपका सायंकाल है, बी में रात्रि का दूसरा प्रहर है, सी में रात्रि का प्रथम प्रहर है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग अलहैया बिलावल का गायन समय क्या है। तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा। कमेंट्स में तो आप फटाफट बताया कीजिए कि राग अलहैया बिलावल का गायन समय क्या है। तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आखिर उपयुक्त में से कोई नहीं है तो इसका रियल आंसर तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मित्रों ई आंसर आपका सही है, परंतु इसका रियल आंसर आप समझिए कि राग का यह नियम जो है, अगर किसी राग का वादी स्वर सप्तक के पूर्व अंग, ठीक है, में से कोई स्वर है तो उसका गायन समय दिन के पूर्व अंग में हो जाएगा। दिन के पूर्व अंग में मतलब दिन के पूर्वार्ध में। तो दिन के पूर्वार्ध में तो दिया हुआ ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि तान क्या है। फट से बताइए कि तान क्या है। ए में आपका स्वर का विस्तार, बी में राग का विस्तार, सी में जाति का और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि तान क्या है। तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, ठीक है। तो मित्रों तान क्या है, तो स्वर के विस्तार को हम लोग तान बोलते हैं। स्वर के विस्तार को क्या बोला जाता है, तान बोला जाता है। साथ में ध्यान दीजिएगा, स्वर का वह समूह जिसके द्वारा राग विस्तार किया जाता है, ठीक है। स्वर का वह समूह जिसके द्वारा राग विस्तार किया जाता है उसे तान कहते हैं। क्या कहते हैं, तान कहते हैं। फिर से नोट कीजिए कि स्वर का वह समूह जिसके द्वारा राग का विस्तार होता है, राग का विस्तार होता है, उसे क्या बोलते हैं, तान कहते हैं, ठीक है। जैसे सा रे ग म ग रे सा अथवा सा नी ध प म ग रे सा इत्यादि, ठीक है। स्वरों की तानने या फैलाने से ही 3 शब्द उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इस पर तान शब्द स्वरी उत्पत्ति हुई है, नहीं, स्वरों के तानने या फैलाने से ही तान शब्द की उत्पत्ति हुई है।
नोट कर लीजिए आप, ठीक है मित्रों। 39वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वैदिक काल का प्रारंभ कितने ईसा पूर्व तक माना जाता है? तो मित्रों 1000, 4000, 5000। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फिर से बताइए कि वैदिक काल का प्रारंभ कितने ईसा पूर्व तक प्रारंभ में कितने ईसा पूर्व तक माना जाता है? तो मित्रों 39वें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर मित्रों हमारा क्या है? सही है। मित्रों 40वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि इनमें से टॉनिक कोड है। ए में आपका मध, सा, बी में सा, ग, प, सी में प, नी, रे, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से टॉनिक कोड कौन सा है? तो मित्रों बताते चलें कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा सा, ग, प। मित्रों टॉनिक कोड के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों क्या है? सही है। नहीं, ठीक है मित्रों, सा, ग, प जैसे टॉनिक कोड के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों 100% आंसर सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, जब दो सेमीटोन की दूरी मिल जाती है क्या कहलाती है? जब दो सेमीटोन की दूरी मिल जाती है वह क्या कहलाती है? मिनिमम, सेमीटोन, क्रोसेट। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फिर से बताइए कि जब दो सेमीटोन की दूरी मिल जाती है तो मित्रों उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों 41वें प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मित्रों उसे सेमीटोन कहते हैं। मित्रों इस स्टेट में सारे के सारे प्रश्न बताए हैं, वही क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ है। इससे प्रूफ हुआ कि आपको पैकेज परचेज कर करके डेली क्लास करने की जरूरत है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आपका है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य को बजाते थे? ए में आपका सरोदय, बी में सितार है, सी में बीना है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथियों आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें। अपने स्टेटस पर लगाना ना भूलें। अपने स्टेटस पर प्रतिदिन वीडियो मित्रों स्टेटस पर लगा दें, ताकि आज न देखे कल देखे, कल न देखे परसों देखे। और अपने स्टडी ग्रुप, जो भी आपको व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है, टेलीग्राम का स्टडी ग्रुप है, उसमें मित्रों आप जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सके। तो पंडित रविशंकर किस वाद्य को बजाते थे? तो मित्रों 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पंडित रविशंकर मित्रों सितार वादक थे। बहुत सारे मित्रों का आंसर सही था। इसी तरीका से मित्रों आप लोग अपने तैयारी को बरकरार रखिए और अग्रसर जीवन में आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़ा हैं। ठीक है साथियों, आज का अंतिम प्रश्न, ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न में तो ध्यान दीजिएगा। किस ग्राम का उल्लेख भरत ने नहीं किया है? किस ग्राम का उल्लेख जैसे भरत साहब ने नहीं किया है? मित्रों फट से बताइए। सड़ज ग्राम, गंधार ग्राम, निषाद ग्राम, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें कि किस ग्राम का उल्लेख जैसे भरत साहब नहीं किए हैं। तो मित्रों 43 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गंधार ग्राम। ठीक है, गंधार ग्राम। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। भरत साहब ने केवल मध्य और सड़ज ग्राम को वर्णन किया है। मध्य और सड़ज ग्राम को मित्रों वर्णन किया है। ठीक है, और गंधार ग्राम को संपूर्ण छोड़ दिया है, इसका उल्लेख तक नहीं है। ठीक है, गंधार ग्राम के लिए भारत ने केवल इतना लिखा है, भरत साहब ने केवल इतना लिखा है कि गंधर्व लोगों के साथ स्वर्ग चला गया। गंधर्व लोगों के साथ स्वर्ग चला गया। नहीं, इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा। यदि साथियों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे मित्रों, तो चैनल को मित्रों आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दें, ताकि मित्रों जो है से सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है साथियों, यदि आप ए स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, यदि साथियों आप ए स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, बीपीएससी क्वालिफाई होना चाहते हैं, डीएसएसबी क्वालिफाई होना चाहते हैं, नेट की मित्रों तैयारी करना चाहते हैं, केबीएस चाहिए मैंने मतलब म्यूजिक से मित्रों किसी भी प्रकार का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप मित्रों हमारे साथ जरूर ज्वाइन करें और आपको बहुत कम समय मित्रों संपूर्ण तैयारी करवा दिया जाएगा। साथियों एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी 4.0 के लिए मित्रों बहुत बेहतरीन तरीका से मित्रों पैकेज तैयार किया गया है।
अतः पैकेज को आप जल्द खरीद ले, ताकि क्लास जब पूर्ण रूप से मित्रों चालू हो जाएगा तब पीछे हो जाइएगा, तब बाद में कॉल कीजिएगा कि सर हमरो पैकेज लेना है। तो जो क्लास हो जाएगा वो आपको छूटना ही रह जाएगा नहीं। और यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रत्येक वीडियो को मित्रों अपने स्टेटस पर लगा करके शेयर कर दीजिए। और मित्रों प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिए और अंतिम में मित्रों आप जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।